यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का, प्रतियोगी साथियों का आज की प्रैक्टिस सेशन में जी स्वागत है। देखिए, मैंने आप लोगों को कल प्रैक्टिस 5 जी पढ़ाया था। आज आप लोगों को उसके आगे पढ़ाया जाएगा, जो कल छोड़ दिया गया था उसके आगे हम लोग आज चलते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, कल आपको ये 10 क्वेश्चन जी पढ़ा दिए गए थे। थोड़ा समय की कमी के कारण उसे अधूरा छोड़ दिया गया था, आज उसे यहाँ से हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए जी यहाँ पे लिख भी दिया है कि सिलेक्ट एंटोनिम, एंटोनिम जी सिलेक्ट करना है, इस बात को ध्यान रखना है। अब आप लोगों को पढ़ना है, चलिए फटाफट बताइए आप लोग, ध्यान दीजिएगा। निम्बल, अब निम्बल क्या होता है जी? निम्बल का अर्थ होता है फुर्तीला, तेज तर्रार, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं AGI। जो चीज फुर्तीला होगा, स्मार्ट होगा, तेज होगा, ठीक है ना। ओके, अब आपको एंटोनिम सिलेक्ट करना है जी, ठीक है ना। बताइए। फटीग, फटीग का मतलब तो थकान होती है, टायर्डनेस होता है, ये सब बताते जा रहे हैं, आप लोग देखते जाओ फटाफट। एग्जॉस्टन होता है थकान। ओके, एक शब्द आपको ध्यान रखना है, मानसिक थकान, इसी चीज को हम लोग उब कहते हैं जी ना, मेंटल टायर्डनेस, ठीक। ओके, ये भी नहीं हो सकता, लेकिन निम्बल का आपको एंटोनिम सिलेक्ट करना है। ओके, स्क्वेंडर, स्क्वेंडर का मतलब होता है अपव्यय करना, फिजूल खर्च करना, वेस्ट करना, ठीक है ना। लेथार्जिक, लेथार्जिक का अर्थ ही होता है जी सुस्त, ठीक है ना, जो आलसी है, थोड़ा लेजी होता है ना। ओके, तो जो तेज तर्रार नहीं, आलसी है, लेथार्जिक हो गया, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके ओके, अपर पेम्टरी का मतलब होता है, ये होता है बाध्यकारी, है ना। ओके, इसके लिए एक शब्द आता है BRUS, ब्रुस्क, ऐसा कथन, ऐसा विचार जिसको दे दिया जाता है। तो एक होता है खरी खरी एकदम कह देना, स्पष्ट मना कर देना, है ना, वो बाध्यकारी होता है। जैसे किसी ने कुछ कहा, मैंने कहा नो कमेंट, तो जब मैंने कहा नो कमेंट तो एक ब्रुस्क स्टेटमेंट होता है ये, ठीक है ना, वो बाध्यकारी है, आपको एक कमांडिंग टोन में बोला जाता है, तो ब्रुस्क याद रखिएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने जी, ये भी आपको एंटोनिम सिलेक्ट करना है। देखिए, टीजीटी पीजीटी की मैं बात कर रहा हूं, मैं आप लोगों के लिए लिटरेचर पे भी जी क्वेश्चन लाऊंगा, लेकिन देखिए ग्रामर का, चाहे लिटरेरी टर्म ग्रामर का एंटोनिम का सेक्शन हो जी, सिनोनिम का हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हो, इडियम्स हो, फ्रेजल हो, कॉमन एरर का हो, सारी सेक्शन जी बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इस पे आपको कम फोकस नहीं करना है, एक एक चीज पे आपको ध्यान रखना है। स्प्लर्ज, स्प्लर्ज क्या है जी? एंटोनिम सिलेक्ट करना है। इसका मतलब होता है जी, ओके, फिजूल खर्च करना, अपव्यय करना, ठीक है ना। ओके, और वॉलेंट्री, ये तो ऐच्छिक हो गया जी, है ना, जो बाध्यकारिक नहीं है, जो कंपलसरी नहीं है, ऐच्छिक है, वॉलेंट्री है। सैंक्शन, सैंक्शन का दो अर्थ होता है, एक तो होता है प्रतिबंध, आधिकारिक प्रतिबंध, है ना, समझ में आया नहीं आया? जैसे सैंक्शन कर दिया गया, जैसे कोई देश जब होता है ना, तो किसी चीज पे सैंक्शन लगा देता है, प्रतिबंध लगा देता है, रोक लगा देता है, ठीक है ना। और एक सैंक्शन का मतलब होता है आधिकारिक अनुमति देना भी होता है ना। जैसे छुट्टी वगैरह के लिए आप लोग जब अप्लाई करते हो, तो छुट्टी आपकी अधिकारी जो होता है वो सैंक्शन करता है, या लोन आपका सैंक्शन होता है, लोन को अलाउ कर दिया जाता है, उसकी परमिट दे दी जाती है, उसकी अनुमति कर दी जाती है। एक सैंक्शन का मतलब प्रतिबंध होता है, याद रखिएगा ये सब। रिजुविनेट का मतलब होता है फिर से युवा होना, ठीक है ना। तो स्पल्ज का क्या होगा? ये होड़ होगा। होड़ का अर्थ ही होता है धन संचय करना, किफायत करना, बचत करना, उसे संचय करना, ठीक है। ओके, इसी चीज को अमैस भी कहते हैं, स्टोर करना भी कहते हैं, ठीक। और स्प्लर्ज का मतलब होता है जी फिजूल खर्च करना, ज्यादा खर्च करना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आइए। इम्पीड, इम्पीड क्या है जी? इम्पीड का अर्थ होता है बाधा डालना, बाधा डालना। इम्पीड का अर्थ होता है बाधा डालना, रुकावट डालना, अड़ंगा डालना, अड़चन डालना, रोड़ा बनना, ठीक है ना। इम्पीड करना बैरियर होता है, ठीक है। ओके, और हिंड्रेंस होता है, अपने हिंडर शब्द से बना, हिंडर होता है रोकना, हिंड्रेंस होता है, बैरियर होता है, स्टम्बलिंग ब्लॉक होता है, ये सब आप समझते होंगे। इम्पीड, इम्पीड का अर्थ होता है थोड़ा बैरियर करना, रोड़ा डालना, किसी चीज को जी बाधित करना होता है, ठीक है। अब डिसअलाउ तो होगा नहीं, अलाउ का डिसअलाउ, ये हॉल्ट माने रोकना होता है, और एग्जिजेंट ये भी नहीं होगा जी, फैसिलिटेट,
फैसिलिटेट का मतलब होता है आसान बना देना, सुविधाजनक बना देना, और इम्पीड का अर्थ होता है किसी चीज में जी कॉम्प्लिकेशन पैदा करना, उसमें रुकावट डालना। तो अगर चारों ऑप्शन की मैं बात करूं इन 4 ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, एंटोनिम है, आपको जी एंटोनिम सिलेक्ट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। ओके, स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब होता है विभक्त करना, उसको डिवाइड करना, उसको बांट देना, ठीक है ना, स्प्लिट कर देना, उसको डिवाइड कर देना, उसे बांट देना, ठीक। ओके, अब देखते हैं कौन सा है डूडल। डूडल का अर्थ होता है ना टू राइट एमलेसली। जब आप कोई चीज एमलेसली लिखते हो, जैसे तुम कहीं बैठे हुए हो तो बिना मतलब के कोई चीज किसी कॉपी किताब पर कुछ लिख पढ़ दिए, जैसे कोई बैठा हुआ है वो अपना नाम ही उठा के कुछ लिख दिया, तो जिसको अर्थ में हम लोग जी कहते हैं, हिंदी पढ़े होंगे आप लोग, गोदना कहते हैं। जहां तुम बैठे रहते हो वहीं किताब कॉपी पे गोदोना, गोदना, यानी गोदना का मतलब हुआ कि टू राइट एमलेसली, निरुद्देश्य कोई चीज बेमतलब की लिख देना, ये डूडल होता है, याद रखिएगा। न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज कर देना, उसके प्रभाव को जी कम कर देना, टू टेक अवे इफेक्ट ऑफ समथिंग। जब आप किसी चीज के प्रभाव को जो टेक अवे कर लेते हो तो उसको न्यूट्रलाइज कर देते हो, ये भी नहीं होगा। तो यूनाइट होगा, यूनाइट का मतलब होता है एक कर देना, बांटना नहीं, विभक्त ना कर देना, उसे एक कर देना। तो नो डाउट ऑप्शन बी इज करेक्ट, एंटोनिम सिलेक्ट करना था आपको। ओके, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। जियोपार्डाइजिंग, जियोपार्डी आप जानते होंगे, इसका मतलब होता है जी ओके संकट, ओके मुसीबत, बला। तो इसका मतलब हुआ मुसीबत पैदा करने वाली, समस्या पैदा करने वाली, बला लाने वाली, ठीक है ना। अब जियोपार्डी शब्द आप जानते होंगे, क्लियर। ओके, आप कैटेस्ट्रोफे भी कहते हैं आप, ओके, पेरिल भी कहते हैं आप इसे, ठीक है, सब आपको पढ़ाया गया है, ज्यादा मुझे बताना नहीं है। ओके, तो डेफिनेटली इसमें क्या होगा, नॉन हैजार्डस। जो चीज नॉन हैजार्डस होगी वो समस्या लाने वाली नहीं होगी, है ना, वो आपके लिए आपदा लाने वाली नहीं होगी, वो डिजास्टर लाने वाली नहीं होगी। जो डिजास्टर वाली चीज नहीं है वो नॉन हैजार्डस है। और जियोपार्डाइजिंग का मतलब हो गया ये समस्या लाने वाली, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, आगे ध्यान देते हैं। हार्पिंग, हार्प आप जानते होंगे, हार्प का मतलब होता है जी, आपने सुना होगा हार्प एंड फिडिल लिटरेचर में, ठीक है ना। तो हार्प का मतलब एक वाद्य यंत्र होता है जो बजाया जाता है, और हार्प का एक अर्थ होता है, एक वाद्य यंत्र होता है हार्प, हार्प नाम का वाद्य यंत्र होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, और हार्प का अर्थ होता है उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना भी होता है। लेकिन एक हार्प का अर्थ होता है टू टॉक कॉन्टिन्यूली, है ना, और टीडियसली, बड़े बोरिंग तरीके से किसी एक ही बात को करते रहना, है ना, मतलब किसी चीज को बोरिंग बना देना। कोई बोरिंग के सेंस में यहाँ पे अर्थ यूज हो रहा है ना, कोई चीज जो बहुत बोरिंग है। ओके, बोरिंग का मतलब उबाऊ है, उबाऊ है का मतलब वो फिर डल हो जाता है। हार्प का मतलब तो मैंने आपको बताया ना जी, हार्प एक वाद्य यंत्र होता है, और वाद्य यंत्र को बजाना भी हार्प होता है। और एक हार्प का अर्थ होता है टू टॉक अबाउट समथिंग कॉन्टिन्यूली टीडियसली, किसी चीज को जी बहुत बोरिंग तरीके से एक ही बात को बराबर करते रहना, ठीक है। तो बोरिंग के अर्थ में हार्पिंग शब्द को यूज किया गया, डल होता है। अब बताइए, तो नो डाउट इंटरेस्टिंग, जो चीज रुचिकर हो जाएगा। ध्यान दे रहे हैं, इस तरह के प्रश्न कई बार बने हैं। परप्लेक्स का मतलब होता है किसी व्यक्ति को समस्या में डाल देना, उसे घबरा देना, परेशान कर देना, ओके, कंफाउंड कर देना, ओके, डिसरिगार्ड नहीं होगा, हाइपरटेंशन ये सब नहीं होगा। ओके, नो डाउट ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए, ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। ओके, पैल्पेबल, पैल्पेबल क्या है जी, पैल्पेबल का मतलब होता है इंद्रिय गोचर, है ना, कोई चीज जो इंद्रिय गोचर हो, यानी जिसे छुआ जा सके, देखा जा सके ना। ओके, तो ये इंद्रिय गोचर होता है, यानी कोई चीज जो मटेरियल फॉर्म में कोई चीज होता है वो होता है पैल्पेबल। तो मॉनेटरी, ये तो मौद्रिक हो गई, रिलेटिंग टू मनी हो गया, पैसे से संबंधित, ये नहीं होगा। इरोड भी नहीं होगा, जंबल, जंबल भी नहीं होगा। ओके, तो नो डाउट क्या होगा, इम्परसेप्टिबल। परसेप्टिबल का मतलब जिसे जी समझा जा सके, देखा जा सके, जाना जा सके, समझा जा सके, जिस चीज को परसीव किया जा सके वो परसेप्टिबल है, और जो चीज परसेप्टिबल ना हो वो इम्परसेप्टिबल होगा, ठीक है ना। तो पैल्पेबल का क्या होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, इम्परसेप्टिबल। देखिए रहिए, एक एक चीज आप नोट भी कर सकते हैं। ओके,
मैनेजरियल, मैनेजरियल का मतलब क्या हुआ, मैनेजर से बना हुआ है जी, है ना, प्रबंध तंत्र से संबंधित होता है। तो आपको पता चल गया। और जब किसी चीज को देखा जा रहा है, उसको प्रबंध किया जा रहा है, उसकी व्यवस्था देखी जा रही है, ठीक। अब ये डायलिंग भी नहीं होगा, हैकल भी नहीं होगा। हैकल का मतलब होता है कोई प्रश्न आदि पूछ के किसी को परेशान कर देना। लैंग्वेज का मतलब जी ये थकान होता है, ठीक है ना, ओके। अब देखिए, अब ये होगा आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट, नॉन सुपरवाइजरी, है ना, जो सुपरवाइजरी में ना हो, जिसको देखा नहीं जा रहा है, जिसको संभाला नहीं जा रहा है, जिस चीज की देख रेख नहीं की जा रही है, वो नॉन सुपरवाइजरी हो गया। और मैनेजरियल का ये आपका एंटोनिम बन गया। ये तीनों तो बिल्कुल नहीं है, यही आपका जी ऑप्शन ए इज करेक्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं अब बोर्ड। अब बोर्ड का मतलब क्या होता है? अब बोर्ड का अर्थ होता है ईमानदार होता है जी, ऑनेस्ट, ओके, ऑनेस्ट होता है। अब बोर्ड जो होगा वो ऑनेस्ट होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, ठीक है ना, सरल विचार, सरल स्वभाव का जो व्यक्ति होगा, जिस निष्कपट होगा, वो अब बोर्ड होता है। अब आपको देखना है क्या है, डेलिकेट, डेलिकेट तो सुंदर है, नाजुक है, ओके। और फरो भी नहीं होगा, बिगाइल, बिगाइल का मतलब किसी को धोखा दे देना, ठग लेना, ओके, तो ये हो जाएगा बिगाइल। तो निश्चित ही क्या हो जाएगा अब बोर्ड, फ्रॉडुलेंट। फ्रॉडुलेंट का मतलब ही हो गया जी, है ना, जो फ्रॉड करने वाला हो, फ्रॉडुलेंट होता है, जो आपके साथ ही धोखाधड़ी करने वाला हो। और अब बोर्ड का अर्थ आप समझ गए, ईमानदार होता है। तो नो डाउट ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अब आपको यहां से बताना है जी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के क्वेश्चन है, बताना है फटाफट। 21 में देखिए, अ पर्सन हु बिलीव्स इन और ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस। एक व्यक्ति जो कोशिश करता है या लाता है अबाउट स्टेट ऑफ लॉलेसनेस। लॉलेसनेस का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति, है ना, कानून को ध्वस्त कर देता है, कानून को बिगाड़ देता है, वो सोचता है कि नहीं कानून नाम की चीज ना रह जाए, है ना, मतलब कह लो कि जो अराजकता लाने वाला है। तो देखिए इसमें अराजकतावादी कौन है? ऑर्सन तो आप समझते होंगे, ऑर्सन ये तो आगजनी होती है। ऑर्सन क्या होता है बताइए? क्राइम ऑफ सेटिंग फायर, ओके, क्राइम ऑफ सेटिंग फायर, आगजनी कहा जाता है, आग लगाने का अपराध ऑर्सन है। ऑर्सनिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? आगजनी करने वाला, ये तो नहीं होगा, है ना, ओके। एपोस्टेट, एपोस्टेट का मतलब होता है स्वधर्म त्यागी, जिसने अपने धर्म को त्याग दिया हो, है ना, स्वधर्म त्यागी, है ना। वन हु हैज, है ना, गिवन अप या चेंज्ड हिज ओपिनियन या रिलीजन कहते हैं, जो व्यक्ति अपने धर्म को त्याग दिया है वो एपोस्टेट होता है, ठीक। तो एनार्किस्ट होगा, ठीक, अराजकतावादी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। वन हु लीड्स एन ऑस्टियर लाइफ, वह व्यक्ति जो बहुत, ऑस्टियर का मतलब बड़ा संयमी जीवन जीता है। वन हु लीड्स एन ऑस्टियर लाइफ, वह व्यक्ति जो ऑस्टियर लाइफ जीता है वो कौन होता है? तो बताइए, कैनिबल नहीं होगा, कैनिबल आप जानते होंगे। सिनिक, सिनिक का मतलब होता है मानवद्वेषी, वह व्यक्ति, है ना, जो ये विचार करता है कि मनुष्य बहुत स्वार्थी है और मनुष्य बहुत अच्छा नहीं होता, वो सिनिक होता है। जैसे जब व्यक्ति के साथ धोखा हो जाता है, जब व्यक्ति के साथ जी कोई अच्छा व्यवहार नहीं करता, तो उसके अंदर थोड़ा सिनिकल एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। सिनिकल वो हर व्यक्ति को कहता है, न दोस्त को दोस्त मानेगा, न रिश्तेदार को रिश्तेदार मानेगा, मित्र पे सबसे उसको शिकायत रहती है, थोड़ा वो सिनिकल एटीट्यूड है। सिनिक मानवद्वेषी होता है, शब्द से समझ जाओ, वन हु हेट्स मैनकाइंड, है ना, कॉमन, तो मानवद्वेषी होता है ये, ओके। अमेचर, इसका मतलब होता है वन हु डज समथिंग, है ना, मेयरली बिकॉज ऑफ हिज हॉबी, केवल अपनी शौक के लिए जब कोई व्यक्ति कुछ करता है तो वो अमेचर होता है, ये भी नहीं होगा। तो डेफिनेटली ये क्या होगा? असेटिक, ठीक है ना, ये भी होता है संयमी, तपस्वी टाइप का आदमी होता है ये ना, ओके, समझे रहिए आप फटाफट हर एक चीज को। 23 पे, वन हु इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, वह जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, आकर्षण का केंद्र होता है, बताइए। ल्यूनेटिक नहीं होगा, ओके, ये तो पागल से संबंधित है, ओके। फिर नार्सिस्ट, ये आत्ममोही होता है, नार्सिज्म से बना है नार्सिस्ट, आत्ममोही, मोही। वन हु लव्स हिमसेल्फ, जो अपने से, वन हु लव्स वनसेल्फ, जो खुद को प्रेम करता है वो क्या होता है? नार्सिस्ट होता है, ये नहीं होगा। बेल तो आप जानते ही होंगे, ए का होता है ये साइनस, ये होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब जी, बहुत महत्वपूर्ण है आपके टीजीटी पीजी के लिहाज से। कहते हैं अ पर्सन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन,
एक व्यक्ति जो धर्म के विरुद्ध काम करता है, जो मौजूदा धार्मिक व्यवस्था में यकीन नहीं करता है, उससे अगेंस्ट काम करता है, यानी आपको विधर्मी का बताना है ना। जैसे मौजूदा धर्म व्यवस्था में जो विश्वास नहीं करता, मानता नहीं, तो उसके उस धर्म वाले लोग उसको विधर्मी कह देते हैं, ठीक है ना। एंकर भी नहीं होगा। फैनेटिक तो उन्मादी हो गया ना, जो फैनेटिक है उन्मादी है, जिसके किसी चीज को लेके जी धुन सवार है, पागलपन टाइप का हो गया ना, उन्माद हो गया, समझ में आया, उन्मादी हो गया। सोमनैम्बुलिस्ट का मतलब हो गया वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलता है, ठीक है ना, वो हो गया सोमनैम्बुलिस्ट। और आपका ये हेरेटिक होगा, ठीक है ना, ओके, विधर्मी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। A large gathering of people of a particular type, है ना, पर्टिकुलर टाइप के लोगों का जब एक लार्ज गैदरिंग होती है तो क्या होता है, तो बताइए। वेवी, वेवी का मतलब होता है समूह होता है जी, है ना, वेवी कई लोगों का समूह होता है, ठीक है ना, लड़कियों के भी समूह को बेबी हम लोग कहते हैं। एपायरी नहीं होगा ये। फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट का मतलब होता है फूल विक्रेता, जो फूल का व्यापार करता है। वन हु डील्स इन फ्लावर, ओके, कारवा होगा, ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 26, एन एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपल विद अ कॉमन पर्पस, ओके। कॉमन पर्पस के लिए जब कोई व्यक्ति एक ग्रुप बना लेता है और अपने ग्रुप में दूसरों को नहीं शामिल करता, ठीक है ना, 1 2 4 6 10 लोगों का एक ग्रुप बना लेता है, अपने ही लोग शामिल रहते हैं और अन्य लोगों को अपने उस ग्रुप में शामिल नहीं करते, तो क्या कहते हैं, न्यूमिस्मैटिस्ट भी नहीं होगा, मॉर भी नहीं होगा, लेयर तो मांद होता है जिसमें शेर और रहते हैं जी, तो ये कलीक कहलाता है, कलीक, है ना। एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है जिसमें लोग अपने हित को रखते हैं और अन्य लोगों को उसमें शामिल नहीं करते, अपने खास मित्रों को या खास लोगों को रखते हैं, कलीक हो गया। वो कह नहीं रहा कि पीपल विद अ कॉमन पर्पस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए। अ फ्यूनरल प्रोसेशन, है ना, शव यात्रा कह सकते हैं आप इसको, शव यात्रा, ओके। तो निश्चित ये तो हॉर्ड नहीं होगा। काकस ये तो जी राजनीतिक सभा होती है ना, और पॉलिटिकल मीटिंग होती है, काकस राजनीतिक सभा होती है। और ये होगी कॉटेज, कॉटेज होगी, ठीक, ओके। फ्यूनरल प्रोसेशन होता है। आगे ध्यान देते हैं। अ स्मॉल फ्लीट ऑफ शिप्स और बोट्स, जब शिप होती है, बोट होती है, उसकी एक फ्लीट होती है, फ्लीट, फ्लीट काफिला, गाड़ियों के जो काफिला होते हैं उनको फ्लीट कहा जाता है ना जी, ओके। तो कहते हैं फ्लो रिजर्वायर, ये तो जलाशय है जी, बड़ा सा जलाशय होता है, ठीक है ना, ऑर्चर्ड बगीचा होता है, सैनाटोरियम आरोग्यशाला होती है, जहां ऐसी व्यवस्था होती है जहां किसी रोगी को रख दिया जाता है, जहां वो अपने स्वास्थ्य को जी रिकवर करता है, तो सैनाटोरियम हो गया। अभी सब मैं पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं इसको यहाँ कंप्लीट डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, ओके, क्योंकि मैं समय नहीं जाया करना चाहता तुम लोगों का ना अपना। फ्लोटिल्ला हो गया, ओके, जिसको हम लोग बेड़ा कहते हैं, ओके, है ना, जैसे नाव वगैरह का बेड़ा जा रहा है पूरा, 2 4 6 नाव एक साथ जा रही है या शिप जा रही है, फ्लोटिल्ला होता है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। कहते हैं अ टेम्परेरी पुलिस फोर्स क्या होती है, टेम्परेरी क्या, ये तो मछलियों का समूह है, पढ़ाया गया है आपको, ग्रो भी आप हॉर्ड भी जानते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट, पॉसी, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। अ सीक्रेट एंड डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग, जब आप सीक्रेट और डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग करते हैं, कोडेड लैंग्वेज आप लिखते हैं, कोड में लिखते हैं कोई चीज, है ना, ओके, तो इसको क्या कहते हैं, क्यूरेटर भी नहीं कहते हैं, ओके, और कॉर्नोबायोलॉजी भी नहीं कहते हैं, डेमोग्राफी ये तो नहीं होगा जी, ये क्या होगा, सीफर, ओके, साइफर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए आज का सेशन जी यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में अगली क्लास में मेरी आपसे फिर से मुलाकात होती है, तब तक के लिए सभी प्रतियोगी साथियों को नमस्कार।